स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकेंड ईयर फिजिक्स से रिलेटेड थर्ड लेक्चर है। पहले दो लेक्चर्स में हमने कूलम्स लॉ, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस को स्टडी किया था। आज हमने चैप्टर 12 का सेकंड टॉपिक फील्ड्स ऑफ फोर्स, या फिर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम भी दे सकते हैं, उसको स्टडी करना है। तो शुरू करते हैं। बेसिकली आज की वीडियो में हमने दो फोर्सेस के बारे में बात करनी है। पहली फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स। दो चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, उनके दरमियान जो फोर्स होती है उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स का। इसका दूसरा नाम जो है कूलम्स फोर्स भी। दो मासेस के दरमियान जो फोर्स होती है, कायनात में कोई भी दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उस फोर्स को हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का। हमारे पास दो लॉज हैं। कूलम्स लॉ जो है वो हमें कूलम्स फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बताता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताता है। और ये जो लॉ है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये हमने 10th में स्टडी किया था। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है इसको दोबारा स्टडी नहीं किया आप लोगों ने। बेसिकली अब हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि दोनों लॉज हैं, हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं दोनों फोर्सेस के बारे में। ये हमें इन दोनों फोर्सेस के बारे में ये दोनों लॉज हमें क्या बता रहे हैं? ये दोनों लॉज दो चीज़ें बताते हैं। मिसाल के तौर पे कूलम्स लॉ जो है वो कूलम्स फोर्स के बारे में बताता है, उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के बारे में बताता है और डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में बताता है। आपने कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म पढ़ी थी, वहाँ पे आपने देखा था कि जो कूलम्स लॉ है वहाँ उससे जो कूलम्स फोर्स है या इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन भी फाइंड की जा सकती है। सिमिलरली न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में एक तो उसकी मैग्नीट्यूड के बारे में हमें बताता है, दूसरा डायरेक्शन के बारे में बताता है। इस वीडियो में हमने इससे आगे बात करनी है, उन चीज़ों की बात करनी है जो ये दोनों नहीं बता रहे। उसमें से पहली चीज़ क्या है कि ये फोर्स क्यों लग रही है। आखिर दो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को क्यों रिपेल कर रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं, दो मासेस हमेशा एक दूसरे को क्यों अट्रैक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ों के पीछे क्यों जो है, इसका जवाब जो है वो हमारे पास नहीं। हम जस्ट ये अभी तक हमें पता है कि ये फोर्स एग्जिस्ट करती हैं, ये फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, ये मौजूद हैं, क्यों लगती हैं। कम से कम एफएससी के सिलेबस के मुताबिक हम ये कहते हैं कि इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है, कोई वजह नहीं है, जस्ट हमने इनकी मौजूदगी को मान ली है। ना ही इस सवाल पे हमने मजीद आज की वीडियो में डिस्कस करना है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये फोर्सेस जो हैं, ये जो चार्ज है, चले मान लिया इस पे फोर्स लगा रहा है, इस चार्जेस के दरमियान फासला है, तो फिर ये इसकी फोर्स इस तक पहुंचती कैसे है, कैसे ट्रांसमिट होती है, यहाँ से फोर्स यहाँ कैसे पहुंचती है। अगर ये दो चार्जेस हैं, अगर दो मासेस भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस मास से फोर्स इस मास तक कैसे पहुंचती है। असल जो सारा हमारी वीडियो की बेस है आज के लेक्चर की, वो ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर हमारी वीडियो खड़ी है, इसी को ही हमने स्टडी करना है। देखें, पहला क्वेश्चन तो ये है कि चार्जेस जो हैं, आप उनके बारे में सोचें कि क्या उनके पास आंखें होती हैं कि वो दूर से एक दूसरे को देख लेते हैं और एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। चार्जेस के पास आंखें नहीं हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट वैसे एक डायग्राम बनाइए, चार्जेस के पास आंखें नहीं होती तो फिर उन्हें कैसे पता चलता है एक दूसरे की मौजूदगी का। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इसको कैसे पता है कि इस तरफ नेगेटिव चार्ज है, मैं इस तरफ अट्रैक्ट हो जाऊँ, या इस पॉजिटिव चार्ज को कैसे पता है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और मैं इससे रिपेल हूँ उस तरफ। चार्जेस एक दूसरे की मौजूदगी से कैसे अवेयर होते हैं, एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब भी दो बॉडीज के दरमियान फोर्स होती है, तो या तो उनके दरमियान कोई कॉन्टैक्ट होता है या उनके दरमियान कोई स्प्रिंग लगा होता है, जिसकी वजह से दोनों चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही होती हैं, जिसके थ्रू, या दरमियान में कोई रस्सी होती है। मिसाल के तौर पे हम किसी चीज़ को खींचने के लिए रस्सी का सहारा लेते हैं, रस्सी से उसको खींचते हैं, तो इस तरह की चीज़ हो सकती है। या फिर दो चीज़ों के दरमियान रॉड होता है, किसी चीज़ को पुश करना हो आपने, आप कई दफ़ा रॉड से धक्का लगा रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं व्हाइट बोर्ड को नहीं टच कर रहा, लेकिन मैं पॉइंटर से उसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, तो मतलब ये कि कोई चीज़ तो हो दरमियान में तो फोर्स लगे ना। अब ये जो दो चार्जेस हैं जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इन सब में ना तो इनकी आईज हैं, ना इनके दरमियान कोई स्प्रिंग है। मतलब आपको कोई नजर नहीं आता कि चांद और जमीन के दरमियान कोई स्प्रिंग लगा हुआ है और उसकी वजह से दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। नहीं, बगैर स्प्रिंग के, बगैर किसी कॉन्टैक्ट के अट्रैक्शन मौजूद है। ना इनके दरमियान कोई रस्सी है, ना ही इनके दरमियान कोई रॉड है जिससे ये एक दूसरे को पुश कर सकें। ये सारी तस्वीरें मैंने समझाने के लिए बताई हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है।
ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि इस सवाल का मतलब क्या है। वैसे तो स्टूडेंट्स अज्यूम करते हैं यूजली कि ठीक है दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, वो समझते हैं बड़ा इजी है कि लगा रहे होंगे फोर्स, इतना आसान नहीं है। अगर दरमियान में कुछ भी नहीं है, फ्री स्पेस है, तो फिर फोर्स यहां से यहां कैसे ट्रांसमिट होती है, ये हमारा वीडियो का जो मेन थीम है। इसका अब हम आंसर करने जा रहे हैं यहां से। यहां तक हमने जो भी बात की है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के कॉन्टेक्स्ट में की है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कॉन्टेक्स्ट में की है। इससे आगे अब हमने यहां से शुरू करना है, लेकिन क्योंकि हमारा टॉपिक जो है, हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसलिए आगे हम जो भी सोल्यूशन बताएंगे वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में होगा। सिमिलर चीजें ग्रेविटेशनल फोर्स पे भी अप्लाई हो सकती हैं, लेकिन आगे हमने इलेक्ट्रिक फोर्स के लिहाज से अब स्टडी करना है। अब देखो कि हम रियल मैकेनिज्म ऑफ फोर्स ट्रांसमिशन स्टडी करने जा रहे हैं। हम देखने जा रहे हैं कि फोर्स यहां से यहां कैसे ट्रांसमिट हो रही है, कैसे अप्लाई हो रही है। इसके लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं फील्ड का। हम कहते हैं कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, ये दो स्टेप्स में एग्जीक्यूट होती है। पहले स्टेप में चार्ज पार्टिकल अपने इर्द गिर्द एक फील्ड क्रिएट कर लेता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन भी यही है कि द रीजन और स्पेस अराउंड ए चार्ज पार्टिकल इन विच द अदर चार्जेस कैन फील इट्स प्रेजेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, या इससे सिमिलर और भी डेफिनेशन हो सकती है। तो मकसद ये है कि पहले स्टेप में चार्ज ने अपने इर्द गिर्द एक स्पेस में एक फील्ड क्रिएट कर लिया, या आप समझ लें इसको कि इसने अपने इर्द गिर्द जो स्पेस है उसको खराब कर दिया, उसमें चेंज कर दिए। स्पेस एक ऐसी चीज है जिसको अभी तक हम नहीं समझते। फ्री स्पेस, कहीं पर कुछ भी नहीं है, तब भी हम उसके बारे में अंडरस्टैंड नहीं करते कि उसमें क्या क्या हो सकता है। तो उसमें नेचर ने बड़ी अजीब चीजें रखी हैं, उसमें काफी कुछ हो सकता है, उसमें से एक फील्ड भी कि चार्ज पार्टिकल अपने इर्द गिर्द की स्पेस को खराब कर देता है, उसमें एक चेंज कर देता है, और वो चेंज क्या होती है, वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। फील्ड मौजूद होता है चाहे कोई और चार्ज पार्टिकल आए चाहे ना आए, लेकिन चार्ज पार्टिकल की मौजूदगी के बगैर हम फील्ड की प्रेजेंस का अंदाजा नहीं कर सकते, उसको टेस्ट नहीं कर सकते। हमने टेस्ट करना है, चार्ज पार्टिकल लाना पड़ेगा। चार्ज पार्टिकल नहीं होगा, फील्ड होगा, लेकिन पता नहीं चल रहा होगा। यहां पे जो फील्ड बनाया है हमने डायग्राम में, नॉर्मली हम बनाते भी हैं डॉट्स की मदद से, जब फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। जहां पे फील्ड स्ट्रांग होता है वहां पे ज्यादा डॉट्स शो करते हैं, जहां पे फील्ड वीक होता है वहां पे डॉट्स को जरा दूर दूर शो करते हैं, डॉट्स की डेंसिटी कम शो करते हैं। तो डॉट्स की जो डेंसिटी है वो ये शो कर रही है कि फील्ड किस जगह पे वीक है, किस जगह पे स्ट्रांग। ये स्टेप 1 है जिसमें फील्ड एस्टेब्लिश हो गया चार्ज के। कितने टाइम में एस्टेब्लिश होता है? आप समझ लें कि स्पीड ऑफ लाइट से एस्टेब्लिश होता है, विद इन नो टाइम एस्टेब्लिश हो जाता है। उसके बाद है स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होता है कि एक चार्ज था, उसने अपने इर्द गिर्द फील्ड एस्टेब्लिश किया हुआ था। अब हम वहां उस फील्ड में एक टेस्ट चार्ज ला के रखते हैं। टेस्ट चार्ज से मुराद है एक ऐसा चार्ज आया है जो फील्ड की मौजूदगी को टेस्ट करने के लिए। ये चार्ज हमेशा पॉजिटिव अज्यूम करते हैं और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी स्मॉल लेते हैं, ताकि ये जो है इसका अपना फील्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना होगा, ये इस फील्ड को ही ख़राब कर दे। तो स्मॉल चार्ज होगा इसलिए इसका फील्ड इग्नोरेबल है। तो असल में ये इस बड़े चार्ज के फील्ड को चेक करने के लिए यहाँ पे लाया गया। अब क्या होता है कि जब ये चार्ज पार्टिकल आता है यहाँ पे, तो पहले से मौजूद फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पे, बाहर से आने वाले चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाता है। तो ये दूसरा स्टेप है। तो इस तरह से 2 स्टेप्स में फोर्स एग्जीक्यूट होती है। पहले स्टेप में एक चार्ज पार्टिकल अपने इर्द गिर्द अपना फील्ड क्रिएट करता है। जब उस फील्ड में दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तो वो ये एक्चुअली चार्ज नहीं इस पे फोर्स लगा रहा है, इसका जो फील्ड है ये फोर्स लगा रहा है। तो ये 2 स्टेप्स में फोर्स इस तरह से एग्जीक्यूट होती है। अब हम आ जाते हैं सारी चीज की मैथमेटिकल फॉर्म पे। मैथमेटिकल फॉर्म किस तरह से है? सबसे पहले देखिए फोर्स किस वजह से लग रही है। फोर्स यहाँ पे इसलिए लग रही है कि यहाँ पे फील्ड मौजूद है, एक तो फील्ड की वजह से लग रही है, दूसरा आप चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे लाए इसलिए फोर्स लगी। अगर आप कोई न्यूट्रल पार्टिकल फील्ड में ले आते हैं, मिसाल के तौर पे आप न्यूट्रॉन ला के यहाँ रख दें, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। फोर्स सिर्फ लगेगी चार्ज पार्टिकल पे, न्यूट्रल पार्टिकल पे नहीं लग रही। तो चार्ज की वजह से फोर्स लग रही है, जो टेस्ट चार्ज के ऊपर चार्ज मौजूद है। तो हम कहते हैं कि फोर्स जो है यहाँ पे फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और फोर्स जो है वो चार्ज की मिकदार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स यहाँ से मिला के इन प्रोपोर्शनलिटीज को कंबाइन कर दिया हमने, इसको और इसको, तो ये आ गया। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को पूरी तरह डिफाइन नहीं किया था, तो हम इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं
कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है वो 1 के इक्वल आए, प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में चेंज कर देते हैं। तो F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई आ गया। अब ये सारा काम मैंने इसलिए किया कि आपको पता लग जाए कि पहले मैं एक रीजन की बात कर रहा हूँ, फील्ड का कोई और कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको, फिर यहाँ पे मैंने मैथमेटिकल फॉर्म एक बना ली, तो उससे रिलेट करने के लिए मैंने ये सारा काम किया। अदरवाइज आपके पेपर के लिहाज से, सिलेबस के लिहाज से ज़रूरी नहीं है इस सारे बॉक्स को समझना। आप जस्ट यहाँ से डायरेक्ट इधर भी आ सकते हो, जस्ट इस चीज़ को अज्यूम एज इट इज मान लो। यहाँ पे हमारे पास क्यू नॉट मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाके डिवाइड कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाएगा एफ ओवर क्यू नॉट के इक्वल। फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। जब भी किसी वेक्टर को किसी स्केलर से आप डिवाइड करोगे आपके पास आंसर हमेशा वेक्टर आएगा। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वेक्टर होता है। इसका यूनिट अगर आप निकालते हो, फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम, डिनोमिनेटर में है तो पर कूलम आ जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आपके पास न्यूटन पर कूलम आ जाता है। ई को ना सिर्फ हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं बल्कि इसके लिए हम 3 और टर्म्स भी इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। फर्क यहाँ पे समझ लें, ये तीनों जो हैं बिल्कुल सेम मीनिंग में हमेशा इस्तेमाल होती हैं। इन तीनों से मुराद हमेशा ये वाला ई होगा मैथमेटिकल फॉर्म में, जो फोर्स पर यूनिट चार्ज के इक्वल है। लेकिन जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो मैंने पहले इसके लिए भी इस्तेमाल कर रहा हूं अगरचे, लेकिन ये 2 मानों में इस्तेमाल होता है। एक तो इस ई के लिए इस्तेमाल हो जाता है, दूसरा ये जो पूरा रीजन है जो चार्ज के इर्द गिर्द जिसमें दूसरे चार्जेस आए तो उन पे ये चार्ज फोर्स लगाएगा। ये रीजन और स्पेस, इसको भी हम समटाइम्स, इसके लिए भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्ड यूज करते हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये इसके लिए भी इस्तेमाल हो रहा है और इसके लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। ये तीनों जो हैं ये सिर्फ इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। अब हम इसको डिफाइन करते हैं इस लिहाज से, अगर हम ई को सपोज कह लें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, इन तीनों में से कोई भी नाम दे सकते हैं, इवन ये भी कह सकते हैं। तो हम कहते हैं कि लेट्स से कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम डिफाइन करते हैं। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे फोर्स पर यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज का वर्ड क्यों आ रहा है? जो भी चीज डिनोमिनेटर में होती है ना उसके लिए पर यूनिट लफ्ज लिख देते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे वेलोसिटी में पढ़ा था आपने, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम आ रहा था। वेलोसिटी क्या थी? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम था, इस तरह से आपके पास। तो टाइम डिनोमिनेटर में था तो हमने कहा था डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। उसी तरह यहाँ पे चार्ज डिनोमिनेटर में है तो हम कहेंगे फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो हमने कह दिया फोर्स पर यूनिट चार्ज एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम क्या नाम देते हैं? इस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी यहाँ लिख सकते हैं, इवन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज हो रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये वाला स्पेस और रीजन है, और इस लिहाज से यहाँ पे ये इन मानों में इस्तेमाल हो रहा है। अगर से मैंने बताया कि इससे ये मुराद भी हो सकती है। आगे हम चलते हैं। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कह लें या इलेक्ट्रिक फील्ड कह लें, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे? फोर्स की वैल्यू पुट करके। फोर्स की हमारे पास क्या वैल्यू होती है? हमने 2 चार्जेस के दरमियान फोर्स निकाली थी कूलम्स लॉ में। वो क्या थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। और यहाँ पे क्या आ रहा है? Q1 की जगह, पहले चार्ज की जगह क्या आ रहा है? प्लस Q आ रहा है। तो Q1 की जगह हम Q लिख देते हैं। दूसरे चार्ज की जगह Q2 की जगह हमारे पास Q नॉट आ रहा है, वो Q नॉट लिख देंगे। दोनों चार्जेस के दरमियान जो फासला है वो हमारे पास R के इक्वल है, हम नीचे R² लिख देते हैं। हमने ये अज्यूम किया है कि हमारा जो प्लस Q चार्ज है ये हमारे पास ओरिजिन पे है, इसको हमने ओरिजिन पे अज्यूम किया हुआ है। और Q नॉट का पोजीशन वेक्टर इस ओरिजिन के लिहाज से हमारे पास क्या है? R के इक्वल। और जब एक वेक्टर R होगा उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लें तो वो क्या आ जाएगा? R यूनिट वेक्टर। तो हमने यहाँ पे R12 यूनिट वेक्टर की जगह R यूनिट वेक्टर रखना है। तो ये हमारे पास सारी फोर्स की वैल्यू आ चुकी है असल में। अब हमने क्या करना है? इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एक्सप्रेशन दोबारा लिखें, F/Q0, और यहाँ पे F की ये वाली वैल्यू पुट करें। तो फोर्स की जगह हम जब उसकी वैल्यू पुट करते हैं ये सारी, तो ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई। हमने इसको Q0 से डिवाइड करना है, हम 1/Q0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब Q0 से कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फाइनल आंसर आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² इंटू R यूनिट वेक्टर, इसके इक्वल आ जाएगा। अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारे पास फाइनल आंसर आया है इसमें Q0 नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा कि आप कितना टेस्ट चार्ज ला के रखते हो। वहाँ पे छोटा टेस्ट चार्ज रखोगे, बड़ा टेस्ट चार्ज रखोगे, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी।
अगर यहाँ पे ये टेस्ट चार्ज इवन नहीं भी होता, जस्ट एक पॉइंट हो, तब भी इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा और उसका ये फार्मूला हो। मिसाल के तौर पे आपको चार्ज दिया गया हो, आपको कहा गया हो इतने फासले पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें, आपको टेस्ट चार्ज लाने की जरूरत नहीं है जब आप पेपर पे काम कर रहे हैं, आपने जस्ट ये एक्सप्रेशन यूज करना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने। अब अगर देखें, अगर हमारे पास ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव है, तो इस केस में इस सारे का आंसर पॉजिटिव आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो आर यूनिट वेक्टर की है, यानी अवे फ्रॉम द प्लस क्यू, अवे फ्रॉम चार्ज होगी, इस तरफ को होगी। अगर हमारे पास क्यू जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि हमने टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव लेना है, ये वाला चार्ज जो है हमारा ये नेगेटिव भी हो सकता है। लेट्स से कि यहाँ पे हमने नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तो इस सारे का आंसर जो है वो हमारे पास इस क्यू के नेगेटिव होने की वजह से इस सारे का आंसर नेगेटिव आ जाएगा। जब ये नेगेटिव आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आर के अपोजिट हो जाएगी, यानी अब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को नहीं होगा, अंदर की तरफ होगा। तो जो नेगेटिव चार्ज होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा टूवर्ड्स द चार्ज होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। एक टर्म आज हमने स्टडी नहीं की, वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ये मैं आपको इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा। यहाँ पर सिर्फ इसके बारे में इतना बताना जरूरी है कि न्यूमेरिकली ये इन तीनों चीज़ों के इक्वल होती है, लेकिन इसकी डेफिनेशन डिफरेंट होती है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। शुक्रिया।